जब जब हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम मारिया मॉन्टेसरी के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उनके मॉन्टेसरी मेथड या नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, हम फ्रोबेल के केजी या किंडरगार्टन की बात करते हैं, हम गिजू भाई बधेका और ताराबाई मोदक के कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान की बात करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं प्री स्कूल एजुकेशन की रेजियो एमिलिया अप्रोच के बारे में कि रेजियो एमिलिया अप्रोच क्या है, ये कब डेवलप हुई थी और प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, किन किन एक्टिविटीज से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बात हम इस अप्रोच में करेंगे। हम जानेंगे कि रेजियो एमिलिया अप्रोच है क्या। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम रेजियो एमिलिया अप्रोच की बात करें, सो इट इज एन अप्रोच टू अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग। कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे हम मारिया मॉन्टेसरी की बात करें, फ्रोबेल की बात करें, गिजू भाई बधेका की बात करें, ताराबाई मोदक की बात करें, तो उन सब ने प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग पर काम किया। और रेजियो एमिलिया जो अप्रोच है इसमें भी किसकी बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग की बात की गई है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन सिटी वेयर इट ओरिजिनेटेड। तो मतलब क्या है कि जो रेजियो एमिलिया है एक किसी इंसान का नाम नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, बल्कि इटली की एक सिटी है जहाँ पे ये अप्रोच डेवलप हुई। तो उसी के नाम से, उसी जगह के नाम से इस अप्रोच को भी नाम दिया गया रेजियो एमिलिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर इस अप्रोच को डेवलप किसने किया। तो ये अप्रोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 के बीच में हुई, तो उसके बाद 1960 के आसपास इस अप्रोच को डेवलप किया गया। और इसको डेवलप किसने किया, लॉरेस मालागुजी ने। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, लॉरेस मालागुजी ने। तो इटली के जिस शहर में उन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया, तो उसी के नाम से इस अप्रोच का नाम रखा गया रेजियो एमिलिया। ही वॉज इन फेवर ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। की अगर हम लॉरेंस मालागुजी की बात करें तो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनके समग्र शिक्षा, ऑलराउंड डेवलपमेंट के पक्ष में थे। Malaguji believed that children learn best through hands-on activities and experience in a social environment। तो अगर हम लॉरेंस मालागुजी की बात करें तो उनका क्या मानना था कि बच्चे अपने सामाजिक वातावरण में व्यवहारिक गतिविधियां, जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाओ, कि बच्चा करके सीखेगा तो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। तो बच्चों को जो भी सिखाया जाए एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाए। तो इसलिए हम देखते हैं ना कि जब हम प्री स्कूल में देखते हैं, हम केजी नर्सरी में देखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे को ज्यादातर उनको किस तरह सिखाया जाता है, एक्टिविटी से सिखाया जाता है, गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इनका क्या मानना था कि बच्चों को उनके सामाजिक वातावरण में, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, चाहे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की हम बात करें, व्यवहारिक गतिविधियों की बात करें, या उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। बच्चा एक्टिविटी करता है, धीरे धीरे चीजों को सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, और फिर नई प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ठीक है, तो उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे सॉल्व कर लेता है। तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब व्यवहारिक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाए, क्योंकि इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, खेल खेल में चीजों को सीखता है। तो ये लॉरेंस मालागुजी के विचार थे, जो किसमें रखा इन्होंने, रेजियो एमिलिया अप्रोच के माध्यम से इन्होंने उसको प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पे आधारित है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। कि ये अप्रोच क्या कहती है कि हर चाइल्ड जो है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, एंड एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन मैनी डिफरेंट वे। कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, अपने आप में यूनिक है, और अलग अलग तरीकों से अपनी जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, तो जैसे कोई बच्चा बोल कर करता है, कोई बच्चा लिख कर करता है, कोई बच्चा ड्राइंग बना के करता है, कोई बच्चा स्टैचू बना के करता है, कोई बच्चा डांस करके करता है, कोई बच्चा गाना गा के करता है, कोई बच्चा रो के करता है, कोई बच्चा हंस कर करता है। तो इनका मानना था कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से अपनी जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उसको व्यक्त करता है। तो इस चीज को इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने कहा अ चाइल्ड हैज 100 लैंग्वेजेस। की एक बच्चे के पास सैकड़ों भाषाएं हैं अपने विचारों को
व्यक्त करने के लिए। तो 100 लैंग्वेजेस का मतलब नहीं कि टोटल 100 लैंग्वेज हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब इनका मतलब है कि एक बच्चा अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए उसके पास बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जिससे मैंने अभी आपको बोला कि एक बच्चा है, चाहे हंस कर करेगा, चाहे रो के करेगा, चाहे गुस्सा करके करेगा, चाहे लिख कर करेगा, चाहे बोल कर करेगा, चाहे ड्राइंग करके करेगा, चाहे कोई स्टैचू बना ले वो करेगा, चाहे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बना ले उससे करेगा, चाहे कोई डांस करके करे, चाहे कोई गाना गा के करे, चाहे कोई कोई कविता सुना के करे। तो एक बच्चे जो हम हर बच्चों के पास देखते हैं, तो बच्चों के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों भाषाएं होती हैं, 100 लैंग्वेजेस होती हैं। और हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपने इन भावों को व्यक्त करता है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, चाइल्ड हैज 100 लैंग्वेजेस, मतलब इसका मतलब है कि बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग उनके पास माध्यम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। इट एम्फेसिस चिल्ड्रंस नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू लर्न, कि यह बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने की इच्छा शक्ति पर जोर देता है कि बच्चों को उनकी नेचर के हिसाब से सिखाया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए करने के लिए, सीखने के लिए, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप किया जाए। चाहे हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम डांस की बात कर रहे हैं, चाहे हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड हैं, तो उनमें बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाए। और सीखने की इच्छा, जब क्यूरियोसिटी होगी तो उसके मन में सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा जगेगी। तो इन्हीं चीजों पे जोर देना है, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, किस लिए? लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। यह दृष्टिकोण, ठीक है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है बच्चों का प्राकृतिक विकास करना, मतलब बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट। नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास क्या होता है कि मतलब जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है, कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको उस फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए उसको आगे बढ़ने की। कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है तो उसको उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी दी जाए। कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है। तो जो बच्चों का मतलब बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है, ठीक है, उसी फील्ड में उसका डेवलपमेंट हो, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाया है। तो एक इस पे जोर देता है बच्चों के नेचुरल डेवलपमेंट पे। तो बच्चों को फोर्स ना किया जाए, ठीक है, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये देखा जाए, टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम है कि ये देखना, पता लगाना कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये नेचुरल डेवलपमेंट पे जोर देता है। बच्चों को अपनी क्षमता विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब क्या है कि बच्चों को उन जो अपॉर्चुनिटी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जाए, ताकि बच्चों की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो प्रतिभा है उसका विकास हो सके, वो बाहर निकलकर सामने आ सके। तो इसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए। बच्चों को ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखा जाए। ठीक है, द चाइल्ड शुड बी सीन एज एन एक्टिव क्रिएटर ऑफ नॉलेज। तो मतलब क्या है, ये चीज ना समझी जाए कि बच्चे को कुछ नहीं आता, बल्कि बच्चे को सिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बल्कि बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दो, उनको आप ज्यादा से ज्यादा अवसर दो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करने के लिए। ठीक है, बच्चों को आप पेंसिल दो, बच्चों को कलर दो। ठीक है, बच्चा अपने आप से ड्राइंग करेगा, बच्चा धीरे धीरे चीजों को सीखेगा, आपका काम है सिर्फ गाइड करना। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों को पजल्स दो। एक बार आप बता दो कि ये गेम कैसा होता है, पजल दो, बच्चा खुद से करके खुद से चीजों को सीखेगा। ठीक है, आप बच्चों को, आप उनको असाइनमेंट दो, आप उनको होमवर्क दो। आप छोटे बच्चों को असाइनमेंट कैसा, आप असाइनमेंट इस तरह से दे सकते हैं कि आपके पास पास जो ट्री है उनके आप नाम पता करके आओ। ठीक है, आप उनकी लीफ कलेक्ट करो, जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनकी लीफ आप उन बीज को कलेक्ट, जो सीड्स हैं आप उनको कलेक्ट करो। ठीक है, तो आप बच्चों को किस रूप में देखो, आप ये मत समझो कि बच्चा ब्लैंक है। आप ये देखो कि हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना है, बच्चा खुद से सीखेगा, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को खुद से डेवलप करेगा। तो द चाइल्ड शुड बी सीन एज एन एक्टिव क्रिएटर ऑफ नॉलेज, कि उसको ज्ञान के निर्माता के रूप में देखा जाए। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्रू सेंसरी ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन, कि यह दृष्टिकोण बच्चों के इंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा अधिगम पे आधारित है। जैसे मारिया मोंटेसरी की हम बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी यही कहा कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए। सेंसेस क्या है? चाहे हम अपने आंख की बात करें, अपने नाक की बात करें, स्किन की बात करें, ठीक है, टंग की बात करें, तो इन सब क्या है? हमारे सेंसेस है। तो इन सेंसेस के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, अगर आंखों की बात करें तो आंखों से बच्चा दुनिया देखता है, अलग अलग वर्ड्स हैं उनको पहचानता है, अलग अलग कलर्स हैं उनको देखता है। ठीक है, हम
स्किन की बात करें तो बच्चा ठंडा क्या है, गर्म क्या है, इसके बारे में बच्चों को पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कान की अगर हम बात करें, ठीक है, ईयर की बात करें तो अलग अलग वॉइस को आइडेंटिफाई करता है। तो बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उनके सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए, सेंसरी ट्रेनिंग करवाया जाए, इस तरह की एक्टिविटी करवाया जाए ताकि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू चीजों को सीखे। दिस अप्रोच एनकरेजेस चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, की यह दृष्टिकोण बच्चों के अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम कहते हैं ना कि अनुभव, हमारा जो एक्सपीरियंस है वही हमारा वास्तविक शिक्षक है। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करने के, सीखने के अवसर दिया जाए। बच्चा खुद से चीजों को करेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, चीजों को सीखेगा, जानेगा। तो इसलिए बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको जो मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की करके सीखने के अवसर दिए जाएं। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू शेयर देयर व्यू अबाउट एवरीथिंग, कि बच्चों को हर चीज के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मान लो बच्चे आते हैं सुबह क्लास में, तो उनसे पूछो कि तुम सुबह कैसे उठते हो, किस तरह से क्या क्या करते हो, खाना कैसे खाते हो, तुमने रास्ते में क्या देखा, ठीक है, तुम्हें कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा कार्टून अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करो कि आप क्लास में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चा अपने विचार हैं जो दुनिया को देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, उसको सबके सामने आकर बोले। दे आर टॉट दैट रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन एज इज इम्पोर्टेंट, कि उसे सिखाया जाता है। रेजियो एमिलिया अप्रोच, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। चाहे हम फ्रोवेल की बात करें, हम मारिया मोंटेसरी की बात करें, चाहे हम गिजू भाई की बात करें, ठीक है, इन सबकी जो हमने फिलोसफी देखी, तो उनकी तरह इस रेजियो एमिलिया अप्रोच में भी ये बात किया जा रहा है कि रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर बच्चों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, सम्मान करना सिखाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेजियो एमिलिया अप्रोच। तो इसके क्या प्रिंसिपल हैं, इसके क्या सिद्धांत है, तो उसकी भी हम बात करते हैं। ठीक है, बच्चों में अपने सीखने का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हर बच्चे में क्षमता होती है कि अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे, क्रिएट करे। तो टीचर का काम क्या है? टीचर का काम उनको सिखाना नहीं, बल्कि उनको सीखने की अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, बच्चों को अवसर देना, बच्चों को फ्रीडम देना ताकि अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सके, क्योंकि बच्चों में वो क्षमता है। तो उसको क्या जरूरत है? उसको वो अवसर देने की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको फ्रीडम दी जाए। सोशल इंटरेक्शन थ्रू कोलेब्रेशन एंड कॉम्पिटिशन इंक्रीज इज लर्निंग, कि सहयोग और समुदाय के माध्यम से सामाजिक संपर्क अधिगम को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज बात की गई है। एक तो हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, और दूसरी हम बात करते हैं चाहे हम कोलेबोरेशन की बात करें, सहयोग की बात करें। तो क्लास में बच्चा पढ़ने आता है, सीखने आता है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चा एक दूसरे के साथ सहयोग करे, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखे, और साथ के साथ टाइम टाइम पे कॉम्पिटी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बच्चा अपनी कॉम्पिटी को भी ठीक से देखे, जाने। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। फिर हमने जैसे 100 लैंग्वेजेस की हमने बात की थी, कि 100 लैंग्वेजेस अप्रोच विच एनकरेजेस चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि 100 भाषाएं दृष्टिकोण जो है बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, चाहे सिंगिंग का हो गया, डांसिंग का हो गया, ठीक है, लिखना हो गया, पेंटिंग हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके जिसके माध्यम से बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। तो इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऑल चाइल्ड्स एनवायरमेंट और चाइल्ड्स एनवायरमेंट शेप द वे दे लर्न, कि एक बच्चे का वातावरण उसके सीखने के तरीके को आकार देता है। ठीक है, देखिए जैसा बच्चों को एनवायरमेंट मिलेगा वैसा बच्चा सीखेगा। हम मोगली की बात करते हैं, उसको जंगल का एनवायरमेंट मिला तो उस हिसाब से उसकी लर्निंग हुई। ठीक है, एक बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट देंगे, अच्छी चीजें सीखेगा, खराब एनवायरमेंट देंगे, खराब चीजें सीखेगा। तो इसलिए अप्रोच क्या कहती है कि बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि पानी, आप पानी को अगर किसी गोल कांच की ग्लास में आप डालेंगे तो और शेप ले लेगा। ठीक है, मतलब पानी को आप जिस बर्तन में डालेंगे पानी उसी के शेप ले लेता। तो इसी तरह से छोटे बच्चे को है कि अगर आप उसको जैसा सिखाएंगे वैसा ही वो बच्चा सीखेगा। तो इसलिए उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए सीखने का। टीचर गाइड चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, की शिक्षक बच्चों को उनकी रुचियों का पता लगाने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। ठीक है, टीचर का एक काम है कि इस चीज का पता लगाएं, रिसर्च करें, ठीक है, देखें कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, कौन सा बच्चा किस एरिया में अच्छा है।
और चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस नीड डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। मतलब क्या है कि एक बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, डांस में अच्छा है, मतलब हम एक क्लास में 20 बच्चे हैं, हो सकता है कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो क्या करना चाहिए, आपको बच्चे के बारे में जो जो पता चलता है उसका डॉक्यूमेंट, आपको उसको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, उसकी एक प्रोफाइल बना के रखनी चाहिए, ताकि आप या स्कूल के और टीचर, प्रिंसिपल, और या तो बच्चों के पेरेंट्स उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम बता सकें कि कौन सा बच्चा, देखो ये बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, क्या काम अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से चाहे तो आप या आपके आगे आने वाले जो आगे के टीचर हैं वो भी बच्चों का डॉक्यूमेंट देखकर उनको पता चल जाता है कि बच्चा किन किन एरियाज में अच्छा है, क्या चीजें अच्छी लगती है बच्चों को, क्या चीजें अच्छी नहीं लगती। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं रेजियो एमिलिया जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, कि क्लासरूम के बारे में इस अप्रोच में क्या कहा गया है, लॉरेंस मालागुजी ने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो रेजियो एमिलिया जो क्लासरूम है उसको बिल्कुल घर की तरफ बनाया जाए, ठीक है, ताकि क्लास में भी जाके बच्चों को घर वाली फीलिंग आए। ठीक है, द क्लासरूम हैव लार्ज विंडोज की बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, और बाहर की जो सनलाइट है वो क्लास में पूरी आनी चाहिए, बुक शेल्फ्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए आइटम्स होने चाहिए, खिलौने होने चाहिए, एक्टिविटीज के लिए खिलौने हो, ठीक है, पजल्स होने चाहिए। तो इस तरह की सारी चीजें उस क्लासरूम में होनी चाहिए। तो क्लासरूम बिल्कुल घर की तरह होनी चाहिए, ताकि और सारे खेल खिलौने होने चाहिए, अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, ताकि बच्चों को क्लासरूम में घर वाला एहसास हो। ठीक है, द एनवायरमेंट हेयर टेल्स एवरी चाइल्ड दैट दे बिलोंग देयर, कि क्लासरूम का इस तरह का एनवायरनमेंट हो, घर वाला एनवायरनमेंट हो, ताकि बच्चों को वहां पे जाके लगे कि वो तो यहीं से हैं, यहीं से संबंधित है, वो भी इनका घर है, जैसे उनका वो घर है वैसे ये भी इनका घर है। तो बिल्कुल बच्चों को एक घर वाली फीलिंग जो है वहां पर महसूस कराना। कक्षा में सामग्री को सुलभ रखना प्राथमिकता है, ताकि बच्चे उनको प्राप्त कर सके। तो मतलब क्लास में क्या करना है कि जो भी मटेरियल हो, चाहे हम बुक की बात करें, टॉयज की बात करें, खिलौनों की बात करें, उसको क्लास में ऐसी जगह पे रखना चाहिए सेल्फ में, ताकि बच्चा इजीली उसके लिए रिचेबल हो। ठीक है, बच्चा उसको आसानी से उसको एक्सेस कर सके, उसको हाथों से पकड़ सके, उसको खेल सके और वापस वहां पर उसको लग सके। तो क्लास में जो भी मटेरियल हो ऐसी जगह हो ताकि बच्चा उसको इजीली एक्सेस कर सके। एम्फेसिस ऑन नेचुरल मटेरियल टू एक्सप्लोर एंड लर्न, कि अन्वेषण और सीखने के लिए प्राकृतिक सामग्री, चाहे हम लीव की बात करें, चाहे हम सीड्स की बात करें, चाहे हम मिट्टी की बात करें। ठीक है, तो इस तरह की जो प्राकृतिक सामग्री है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर होना चाहिए, कि बच्चों को जो नेचुरल मटेरियल है उनके द्वारा भी बच्चों को चीजों को सिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। एम्फेसिस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग बात की, इंद्रियों प्रशिक्षण पे जोर देना चाहिए, बच्चों को सेंसेस के थ्रू चीजों को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि सेंसेस को के थ्रू जो भी बच्चा नॉलेज लेता है वो हम कहते हैं परमानेंट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी इंद्रिय है, जो हमारी सेंसेस है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, की ज्ञान का कहें द्वार है, इसी के माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है, जानता है, देख कर, सुनकर, ठीक है, महसूस करके, चख कर। ठीक है, तो सेंसिस के थ्रू सेंसरी जो ट्रेनिंग है उस पर जोर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा टू गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड डेवलप देयर क्रिएटिविटी, की बच्चों को विचार करने की और उनकी रचनात्मकता को विकसित करने का अवसर दिया जाए। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, की बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कि बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, क्लास में आए, सबके सामने बताए कि वो क्या सोच रहा है, किस बारे में क्या बोलना चाहता है। ठीक है, डांसिंग, जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एंड अदर फिजिकल मोमेंट, ये सारी मूवमेंट से बच्चों को गतिविधियां कराई जाएं। ये उनके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो किन किन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। डिस्कशन मेथड, कि बच्चा जो भी अपने डेली लाइफ में चीज़ों को देखता है, चाहे बर्ड्स की बात करें, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, ट्रीज की बात करें, मार्केट की बात करें, तो क्लास में बच्चे हैं उसके बारे में डिस्कस करें, चर्चा करें। प्रोजेक्ट मेथड, तो बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए, परियोजना दी जाए। अब छोटे बच्चों को क्या प्रोजेक्ट देना है, जैसे बच्चा लीफ कलेक्ट करके लाएगा अलग अलग ट्रीज की, फ्लावर्स जो कलेक्ट करेगा, सीड्स कलेक्ट करेगा, अलग अलग जो बर्ड्स के हैं नाम है, फ्लावर्स के नाम है, ठीक है, एनिमल्स के नाम है,
उनको उसके बारे में डिटेल कलेक्ट करना। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी हम बच्चों को बच्चों के जो विचारों को जान सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपनी बातों को रखने का। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड की स्टोरी के थ्रू भी बच्चों को सिखाया जाए। और इसके अलावा एक्टिविटी मेथड की बच्चों को एक ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी से, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखने के अवसर दिए जाएं। और अगर हम एक्टिविटी की बात करें, गतिविधियों की बात करें, तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड थ्रू आर्ट, की बच्चों को आर्ट एक्टिविटी दी जाए। ठीक है, चाहे ड्राइंग की हम बात करते हैं, स्केच की बात करते हैं, कलर की हम कलर करने की बात करते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की हम बात करते हैं, मेकिंग म्यूजिक विथ आवर बॉडीज एंड वॉइस के माध्यम से, चाहे हम अपनी बॉडीज की करें, चाहे हम क्लैपिंग की करें, ठीक है, तो वॉइस के थ्रू, चाहे अलग अलग आवाज निकालना, ठीक है, चाहे हम बर्ड्स की आवाज निकालना, चाहे हम गाना गाने की बात करें, ठीक है, चाहे हम बॉडीज की, जैसे मैंने आपको क्लैपिंग कहा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को क्या कीजिए, जो म्यूजिक है किस तरह से उसको क्रिएट करना है, किस तरह से बनाना है, चाहे अपनी बॉडीज के थ्रू करें, चाहे हम उसको अपनी वॉइस के थ्रू करें, ठीक है। तो अपने शरीर और आवाज से संगीत बनाना। इसके अलावा क्रिएटिंग स्टोरी दैट रिफ्लेक्ट आवर लिव्स एंड कल्चर्स, की ऐसी कहानियां बनाना जो हमारे जीवन और संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करे, कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, चाहे विलेज की बात करें, चाहे हम सिटी में बात करें, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, उसी हिसाब से जो बच्चों को स्टोरी सुनाई जाए, स्टोरी किस तरह से बनानी है, ये चीजें भी बच्चों को सिखाई जाए। तो ऐसी कहानियां बनाना और बच्चों को सुनाना जो हमारे डेली जो जीवन से, ठीक है, हमारी संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करते हैं, उससे संबंधित हो। लर्निंग थ्रू प्ले यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अराउंड अस, कि हमारे आसपास की जो सामग्री है उसका उपयोग करके खेल के माध्यम से सीखना। तो यहाँ पर फिर क्या बात आ रही है, जो हमारे जो नेचुरल जो मटेरियल है, ठीक है, उनके माध्यम से, चाहे हम ट्रीज की बात करें, ठीक है, हम चाहे क्ले की बात करें, तो हमारे आसपास की जो सामग्री है उसके माध्यम से खेल खेल में बच्चों को सिखाना, बताना। एंगेजिंग इन साइंटिफिक इंक्वायरी लेड बाय चिल्ड्रंस क्वेश्चन, कि बच्चों के प्रश्नों के नेतृत्व में वैज्ञानिक जांच में संलग्न करना। कि देखिए, यहाँ पर हम साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करेंगे, एक छोटे बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चा क्वेश्चन करे तो उसका जो आंसर है गलत आंसर नहीं, बल्कि उसको सही सही चीजों को बारे में बताया जाए, उनके बारे में चीजों को सिखाया जाए, उस तरह से मटेरियल होने चाहिए, ताकि बच्चों में जो साइंटिफिक जो एक हम कहते हैं ना डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से जो उनकी जो जो भी बच्चों की क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाए। और कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीकों से, मतलब जो भी बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, वो ट्रूथ पर बेस्ड होना चाहिए। यूजिंग ड्रामेटिक प्ले टू क्रिएट न्यू वर्ल्ड एंड टेल स्टोरी, की नई दुनिया बनाने और कहानियां सुनाने के लिए नाटकीय खेल प्रस्तुत करना। हम छोटे छोटे, हम ड्रामा की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं, हम रोल प्ले की बात करते हैं। जैसे आपने आमतौर पे देखा होगा, प्री स्कूल में बच्चों को किसी को एनिमल बना दिया, किसी को फ्लावर बना दिया गया, तो बच्चा ड्रामा के माध्यम से, ठीक है, प्ले के थ्रू चीजों को जानेगा, सीखेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसके अलावा यूजिंग लैंग्वेज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग फॉर कम्युनिकेट, ठीक है, कि संचार करना सीखने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में भाषा का उपयोग। तो देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है ना, जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम अपनी बातों को बच्चों को बता सकते हैं, हम बच्चों की बातों को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में जो कम्युनिकेशन है, जो भाषा है, उसके डेवलपमेंट पे, उसको सीखने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, और अगर हम रोल ऑफ टीचर की बात करें, टीचर का क्या रोल है, तो को कंस्ट्रक्टर, तो उसका चाहे बच्चों के पार्टनर के रूप में, उनके फ्रेंड के रूप में, गाइड के रूप में, नर्चरर्स, सॉल्व प्रॉब्लम, लर्न, ठीक है, तो बच्चों के बारे में जानना, उनको प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करना, या बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है, उनको गाइड करना एज अ फ्रेंड, उनके साथ एक्टिविटीज करना, तो ये टीचर का रोल है। इसके अलावा रिसर्चर, कि बच्चों के बारे में जानना, समझना, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसका पता लगाना। ठीक है, तो शोधकर्ता, रिसर्चर के रूप में भी काम है और टीचर का। डॉक्यूमेंटर्स, की बच्चों को सुनना, उनका जो भी, बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बच्चा काम कर रहा है, चाहे ड्राइंग बना रहा है, चाहे खेल रहा है, चाहे डांस कर रहा है, हर चीज का रिकॉर्ड रखना।
ठीक है, ताकि उन रिकॉर्ड्स के माध्यम से वो बच्चों के पेरेंट्स के बारे में, स्कूल में और टीचर को, प्रिंसिपल को बच्चों के बारे में बता सकें, उनकी लर्निंग के बारे में बता सकें, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें। और इसके साथ साथ एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन की स्पीक अप फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेजेंट देयर वर्क टू अदर टीचर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स, कि बच्चों के लिए टीचर क्या हो, कि एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन, कि जिस तरह से एक जो वकील है अपने वकील के पक्ष में बोलता है, उसी तरह से टीचर का काम क्या है, बच्चों के लिए बोले। बच्चों का जो काम है, उनका जो हुनर है, उनका जो टैलेंट है, वो दूसरे टीचर्स के सामने रखे, उनके पेरेंट्स के सामने रखे। तो टीचर का काम क्या है कि बच्चों की शिकायतें नहीं करना, बल्कि बच्चों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, उसको दूर करके बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना सीखने की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 100 लैंग्वेजेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस पे हमने स्टार्टिंग में बात कर ली है, इसके बारे में आपने जान लिया है कि एक बच्चा जो है अपने विचारों को कई तरीके से व्यक्त कर सकता है, चाहे रो कर, चाहे गा कर, चाहे हंस कर, चाहे डांस करके, ठीक है, चाहे ड्राइंग करके। ठीक है, तो एक बच्चे के पास बहुत सारे माध्यम होते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो इसको क्या कहा गया है, 100 लैंग्वेजेस, बच्चों की 100 भाषाएं। ठीक है, तो यह दृष्टिकोण बच्चों को सोचने, संशोधित करने, निर्माण करने, बातचीत करने, विकसित करने और प्रतीकात्मक रूप से अपने विचारों को, जैसे ड्राइंग की बात करते हैं, हम क्ले से अलग अलग चीजें बनाने की बात करते हैं, तो अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग रास्ते प्रदान करता है। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 100 लैंग्वेजेस या 100 भाषाएं क्या है। ठीक है, इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो इसमें क्या हो गया, सिंबॉलिक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, राइटिंग, स्पीकिंग, लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग एंड ड्रामा। और अगर इसके बेनिफिट की बात करें, रेजियो एमिलिया अप्रोच का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, तो डेवलपिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, की बच्चों में वास्तविक जीवन की समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। इसके अलावा ऑथेंटिक एंगेजमेंट टू डेवलप सोशल स्किल, की सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए प्रमाणिक जुड़ाव। ठीक है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना, सीखने की, करने की, उनका सोशल इंस्ट्रक्शन करवाना। इसके अलावा उनका बच्चों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। और सेल्फ एक्सप्रेशन इज इंकरेज, कि बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। जो हमने बात की 100 लैंग्वेजेस, 100 भाषाएं, तो बच्चों को अलग अलग तरीके से, जिसका जो इंटरेस्ट है, हर बच्चा यूनिक है, तो उसको अलग अलग तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको अवसर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना रेजियो एमिलिया अप्रोच के बारे में, कि अप्रोच क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्लासरूम किस तरह से होनी चाहिए, टीचर्स किस तरह से होने चाहिए, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।